बेटा एकदम टाइम से जुड़ो, तनिक भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए टाइम में। जी सर, आज लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। बच्चों आज हम एक ऐसी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं जिस क्लास को मैं माइनस करके चल रहा था कि ये टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, और अभी तक किसी भी क्लास में इस टॉपिक के बारे में डिटेल चर्चा नहीं की गई है। संक्षेप में बच्चे प्रश्न पूछ लेते थे और संक्षेप में मैं इसका उत्तर दे देता था। ये मान के चलता था कि ये टॉपिक
बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है और बड़ा जटिल है, उबाऊ है। लेकिन 2 दिन पहले मेरी बात हुई आपके प्राचार्य जी से, मेरे भी प्राचार्य हैं। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उनकी बातें, मैं इस टॉपिक को रीड करूं, फिर से पढूं इस टॉपिक को। तो मैंने पढ़ा, नए रिसेंट शोध आए इस काफी मनु का शोधन जुड़ रही हैं तो बहुत हल्ला मचा रही। बेटा जुड़ने का एक शिष्टाचार है, अपनी वीडियो ऑफ रखो, ऑडियो ऑफ रखो, प्रॉपर जुड़ जाओ, तब पहले वीडियो को ओपन करो, उसके बाद ऑडियो को ओपन करो। इतने दिन से आप जुड़ रहे हैं, ये चीजें तो सीख जानी चाहिए। अपने ऐप में ही ये सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अस्मित सोनी के नाम से जुड़े हैं आप फैजाबाद से? यस सर। अरे वेरी गुड बेटा, सो गुड, नाइस। तो बातें इतिहास की समझ आती है आपको? यस सर। अरे ठीक है, सो गुड, अच्छी चीज है। धीरे धीरे 2-3 दिन में जब शब्द विषय के समझ में आ जाते हैं, किसी भी विषय में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज शब्द, हर विषय का अपना शब्दावली है। हिंदी पढ़ेंगे तो उसके शब्दकोश अलग है, कबीरदास को पढ़ेंगे तो उनके शब्द अलग हैं, तुलसीदास के शब्द अलग हैं। विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ है मोमेंटो है, एनर्जी है, इनर्सिया है शब्दावली ना। या इंटरनेट की कोई क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो इंटरनेट है, साइबर है, स्पेस है, एक क्लाउड है, ये शब्द है। पहले इन शब्दों से परिचित हुआ जाता है। दूसरी बात, हर विषय का अपना व्याकरण होता है, यानी वहां शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है। तो दूसरे स्तर पर हम विषय का व्याकरण समझते हैं कि भाई ये इसका व्याकरण क्या है, इसके नियम कानून क्या है। तो नियम कानून हमारी समझ में थोड़े बहुत आ जाते हैं। तीसरे स्तर पर आता है विषय का कंटेंट क्या है, यानी कौन सी विषय वस्तु हमें पढ़ना है। और चौथे स्तर पर आता है कि ये इस विषय वस्तु का विस्तार कितना है, ये विषय वस्तु क्यों पढ़ना है। फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये चीजें आपको अपने आप आती जाएंगी कि आगे हमें क्या करना है। नियम तो यही है पढ़ने का, लेकिन इसको बाईपास करके हम लोग क्या करते हैं, पहले विषय का कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो जब विषय का कंटेंट, विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसी में शब्द भी आते हैं, उसी में व्याकरण भी आते हैं, और उसी में हम ये भी जान जाते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, इसे अध्ययन का एकदम व्यवहारिक फार्मूला मानते हैं, और वैज्ञानिक फार्मूला वो है। तो मैं बता रहा था कि जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। कुछ दिन पहले, और खास करके किताबों में इस तरह से बातें अभी पब्लिश नहीं हुई है। नए नए आर्टिकल्स आए हैं, नए नए मैगजीन्स में ये चीजें आई हैं, नया शोध आया है। तो हमने कुछ रिसेंट शोध देखे तो हमें लगा कि नहीं, इस टॉपिक को एक लेक्चर के रूप में समराइज करना चाहिए। तो मैं आज वो टॉपिक आपको समराइज कर रहा हूँ। देखिए, कॉपी कलम को अलर्ट रखिए, ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टेड है। सर, हाँ जी बताएं आप। सर महापाषाण संस्कृत में सभी स्मारक पत्थर नहीं है। नहीं समझे, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। सर महापाषाण संस्कृत में है, सभी स्मारक पत्थर नहीं है। केवल हम इतना सुन पा रहे हैं, सभी स्मारक पत्थर नहीं है। जी सर। किस संस्कृति की? महापाषाण संस्कृति। हाँ, महापाषाण संस्कृति में सभी स्मारक पाषाण कब्र नहीं है। ठीक, एक शब्द उसमें जोड़ लीजिए, पाषाण कब्र नहीं है। उसमें कुछ पिलर्स के रूप में खड़े कर दिए गए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन के रूप में बना दिए गए हैं। ठीक, देखिए किसी का माइक ओपन हुआ है, पर्सन आ रहा है, माइक दिख रहा है जी का।
खुशबू जी पहले अपना माइक बंद करिए तो क्लास ओपन हो भाई। अब चला जाए। कोमल आप भी बंद करो बेटा। ठीक है। यह आज का टॉपिक है। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के मृदभांड पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है कृष्ण लोहित मृदभांड। नाम से देखिए, कृष्ण लोहित मृदभांड। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ब्लैक रेड वेयर और संक्षेप में कहेंगे BRW। मृदभांडों को उनके संक्षेप नाम से जानते हैं, जैसे PGW, NBPW, इस तरह से। तो इसे हम BRW ब्लैक रेड वेयर कृष्ण लोहित मृदभांड, यह मृदभांडों की एक कोटि है, एक प्रकार है। आज इसका अध्ययन करेंगे। अपनी कॉपी कलम को अलर्ट रखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए उसे नोट कर लीजिएगा। यदि कोई मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि प्रश्न पूछना है तो या तो रिस्पांस दीजिएगा, तो मैं वहां से आपका प्रश्न टेकल कर सकता हूं, या फिर आप थोड़ा सा उसे नोट कर लीजिएगा कहीं अलग पेज पर, और जब क्लास का लेक्चर अंत में होगा तो समराइज किया जाएगा, तो वहां हम आपके प्रश्न को ले लेंगे। ठीक, ज्यादा जिज्ञासा हो तो बीच में भी आप आवाज देंगे, तब भी मैं उसे टेकल कर लूंगा। आज का टॉपिक कृष्ण लोहित मृदभांड। अंग्रेजी में ब्लैक रेड वेयर। मृदभांडों के नाम उनकी बनावट के आधार पर, उस पे की गई चित्रकारी के आधार पर, और उसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है या मृदभांड देखने में किस रंग के लगते हैं, इसी आधार पर किया जाता है। तो नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, कृष्ण लोहित। लोहित का से रेड से है, लाल से है। काले लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड, इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे काले लाल मृदभांड या कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड। इसका एक नामकरण यह भी है, कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड। कुछ किताबों में यह भी नाम प्रचलित है। अंग्रेजी में इसका नाम है ब्लैक रेडवेयर, एक ही नाम है। BRW जिसका संक्षेप नाम है। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए एक अत्यंत विशेष मृदभांड माना जाता है। तो इस मृदभांड को हम देखें, ये अपने आप में कैसा मृदभांड है। नाम से कैसे लग रहे हैं, ब्लैक रेड है, आप इनको देख रहे हैं। अच्छी चीज होगी एक बार इनको देख लिया जाए कि इनका रंग रूप कैसा है। ये देखिए मृदभांड, ये ब्लैक रेड पॉटरी है। गर्दन का पोर्शन लाल रंग का, ब्लैक रंग का है। गर्दन से भिन्न का जो भाग है वो रेड कलर का है। जो भी आप मृदभांड देखेंगे ये विशेष प्रकार के मृदभांड है। बर्तन जो मिट्टी का बर्तन है या मृदभांड जो है, वो ऊपर का पोर्शन जिसे आप गर्दन कहते हैं वो ब्लैक कलर का है, काले रंग से मार्जित है, और शेष भाग बाहर का जो आउटर है वो लाल है। इस किसी भी फिगर में मृदभांड के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है कि अंदर का रंग कैसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं मृदभांड का अंदर का भाग जो है वो काला है, ब्लैक है। गर्दन का रंग ब्लैक है और मृदभांड का गर्दन को छोड़कर के शेष बाहरी भाग रेड है। अपने आप में बड़े विशिष्ट बर्तन है। इस प्रकार के बर्तन भारत में और दूसरी सभ्यताओं में नहीं पाए जाते। ध्यान से देखिए, ये अनेक बर्तन है जो खुदाई के दौरान मिले हैं। सारे बर्तन की कहानी वही है, जो अंदर का दृश्य है वो काला है, यानी बर्तन अंदर से ब्लैक्ड है, काला है। बर्तन की गर्दन है वो भी काली रंग की है,
और गर्दन को छोड़कर के शेष बाहरी भाग, जैसे देखें ये पोर्शन या ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन रेड है, यानी ये 2 कलर के बर्तन हैं। अभी तक जो आप नाम रखते थे कि वो जो चित्र बनते थे उसके आधार पर नामकरण कर देते थे, नहीं, यहाँ का जो ब्लैक रेड है ये विशेष प्रकार का बर्तन है कि गर्दन जो इसकी है वो ब्लैक कलर की है, शेष बाहरी भाग जो है इसका रेड कलर का है, रेड रंग का है, लाल रंग का है। अंदर का जो भाग होता है बर्तन का, आउटर भाग और इनर भाग, तो जो इनर पोर्शन है वो भी ब्लैक है। ये अपने आप में विशेष बर्तन है। अब देखें, अब इनका लिटरेचर समझें। इनका आपने चित्र देख लिया, इनका लिटरेचर क्या है कि ये विशेष प्रकार के मृदभांड हैं। इन्हें काले लाल मृदभांड या कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड भी कह सकते हैं, कहते हैं। बहुत सी किताबों में बहुत से विद्वान इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिए हैं। संक्षेप में इसे BRW या अंग्रेजी में इसे ब्लैक रेड बेयर के नाम से जानते हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड इनका सामान्य नामकरण है। देखा आपने, बर्तनों की गर्दन का रंग काला है, आंतरिक भाग काला है, गर्दन के अतिरिक्त जो शेष बाहरी भाग है वो लाल है। लाल को ध्यान दीजिएगा, गर्दन को छोड़ करके जो बाहरी भाग वो लाल है, अंदर का भाग काला है और गर्दन का भाग लाल, ऊपरी भाग काला है, आंतरिक भाग काला है, गर्दन को छोड़ करके जो शेष पोर्शन है वो लाल है। ये इस प्रकार के मृदभांड का विश्लेषण है, वर्णन है। ये उनकी विशेषता दिखाई दे रही है जो देखने में लगता है। कुछ मृदभांड ऐसे हैं कि जो गर्दन का पोर्शन है उस पे देखें जरा इसको, जैसे यहां पर ये जो गर्दन का पोर्शन है, जो काले रंग का चित्रण दिखाई दे रहा है, ये काला रंग आपको दिखाई दे रहा है, इस पे सफेद रंग से चित्र बने हुए हैं। कुछ ऐसे मृदभांड हैं, सभी पर नहीं बने हैं। बहुत से ऐसे मृदभांड हैं जिसपे चित्र नहीं है, तो ये उन्हीं के चित्र हमारे पास हैं जिसपे नहीं है। लेकिन कहीं कहीं छोटी मात्रा में, रेयर मात्रा में सफेद रंग के चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, कुछ रेखांकन दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ उन पोर्शन पर दिखाई देता है जो भाग काला है। रेड भाग पर चित्र नहीं दिखाई देता है। तो काले भाग पर सफेद पट्टी में चित्र, जैसे यहां देखिए, यहां आपको ये मृदभांड पुराना सा है, तो यहां पर आपको सफेद पट्टी दिख रही है। और ये जो सफेद रंग की पट्टी है, ये लाइन होती है, बिंदु होता है, इसी तरह की डिजाइन होती है, ज्यामिति डिजाइन होती है, कोई और आलेखन इस पे नहीं मिलता है। ये रहा मृदभांडों का देखने में स्वरूप क्या लगता है। दूसरी बात, आप इसको जरूर नोट करते रहें। देखें, लिटरेचर आने दीजिए, अगली स्लाइड। ये आ गया लिटरेचर। ये जो 2 रंग का आपको दिख रहा है शेप या स्वरूप दिख रहा है, ये पॉलिश नहीं है। इनमें से मृदभांड पॉलिश नहीं है, इसको जानिए। ये जो आपको 2 रंग दिख रहा है, ब्लैक और रेड, ये पॉलिश नहीं है, ये पॉलिश नहीं है। अंदर का भाग जो ब्लैक है ये पॉलिश नहीं है। ये विशेष प्रकार के आमा से पकाए गए हैं। जब ये बर्तन पक रहे थे, उसी पकने की क्रम में जो ताप का डिफरेंस हुआ है, उसी के कारण कुछ पोर्शन ब्लैक है और कुछ पोर्शन रेड है। यानी इनकी तकनीक को समझिए, ये पकने के कारण हुआ है। आवा में बर्तनों को पकने के कारण ये चीजें मिली हैं और यहां कोई पॉलिश नहीं दिखाई देती है। ये जो 2 रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलिश के कारण नहीं है, ये आवा में पकने के कारण है। ये कैसे पके? विशेष प्रकार का आमा है जो ताप का डिफरेंस पैदा करता है, तापांतर पैदा कर रहा है, और उसी से है। यानी ये रंग पॉलिश के कारण नहीं है, बल्कि विशेष आमा में विशेष रूप से पकने के कारण है। ये सभी बर्तन चाक से बने हैं, हाथ से बने बर्तन नहीं है और कच्चे नहीं हैं, अच्छी तरह से पके हैं।
आप ब्लैक कलर देख करके ये अनुमान न लगाएं कि ये कम पके हैं इसलिए ब्लैक है, नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से पके हैं, अच्छी कोटि के बर्तन है, उन्नत किस्म के बर्तन माने जाते हैं, अच्छी तरह से पके हैं, चाक से बने हैं, सुडौल हैं, देखने में सुंदर हैं, चिकने हैं, हाथ से बने हुए नहीं। ये इनका सामान्य विशेषता है, सामान्य लिटरेचर है। इसको जाने। काले लाल मृदभांड, गर्दन का रंग काला है, गर्दन को छोड़कर शेष बाहरी भाग लाल है, आंतरिक भाग काला है, गर्दन जो काले रंग में है उस पे सफेद पट्टी दिखती है, कहीं चित्र दिखता है, कहीं कहीं नहीं दिखता है। यह रंग पालिश के कारण नहीं है बल्कि हवा में विशेष रूप से पकने के कारण है। बर्तन चाक से बने हैं और अच्छी तरह से पके हैं। अगली स्लाइड चलते हैं। ये जो स्लाइड है आप उन्हीं स्लाइड को चित्र देख पा रहे हैं, ये देखिए चित्र है इनके। अब देखते हैं कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये बर्तन कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में। भारत के अनेक क्षेत्रों में पाए गए हैं, अनेक स्थानों से पाए गए हैं, यानी ये बर्तन किसी एक निश्चित जगह से नहीं पाए गए हैं, ये बड़े पैमाने पर विस्तारित बर्तन है। पंजाब में मिला है ये बर्तन, हरियाणा में मिला है, राजस्थान में मिला है, गुजरात में मिला है। हमने देखे एक प्रकार का डिवीजन कर लिया है क्षेत्र अनुसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये बर्तन मिले हैं। एक स्वरूप के बर्तन है, वो भी काले लाल मृदभांड है, उनका स्वरूप अलग है। ये बर्तन उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी मिले हैं, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा अंतर है। ये बर्तन दक्षिण भारत में मिले हैं, इनका भी स्वरूप अंतर है। तो 3 क्षेत्र को हमने बांट लिया है, 3 क्षेत्रों में इन्हें विभाजित किया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में, और बंगाल में भी इस प्रकार के बर्तन मिलते हैं लेकिन कम मात्रा में मिलते हैं, और दक्षिण भारत में। स्थल के आधार पर देखें, ये बर्तन रोपड़ से मिले हैं जो पंजाब में है, रंगपुर से मिले हैं जो गुजरात में है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, कायथा मध्य प्रदेश में है, अहाड़ राजस्थान में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा का प्राचीन नाम शिशुपालगढ़ है, इसको जरूर नोट करिएगा, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से मिले हैं। इसके बाद है नाम है आदिश नल्लूर और ब्रह्मगिरी, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में अनेक स्थान पर ये मृदभांड मिले हैं, लेकिन हमने 2 ही नाम रखे हैं जो सहजता से आपको याद रह सके, आदिश नल्लूर और ब्रह्मगिरी। देख लीजिए, ये बर्तन रोपड़ से मिले हैं, रंगपुर से मिले, तरंजी खेड़ा, कायथा, अहाड़, शिशुपालगढ़, आदिश नल्लूर, ब्रह्मगिरी, और अनेक स्थल है। हमने कुछ स्थलों का नाम आपके सामने प्रोजेक्ट किया है जिन्हें आप सहजता से समझ सके। यानी ये बर्तन एक सीमित जगह पर नहीं है, पूरे भारत में विस्तारित बर्तन है, पूरे भारत में विस्तारित है। बंगाल में भी मिला है, उड़ीसा में भी मिला है, कम या ज्यादा मात्रा में अलग बात है। बिहार में भी ये बर्तन मिला है, उत्तर भारत में तो मिला ही, उत्तर प्रदेश में मिला ही है, दक्षिण भारत में मिला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये बर्तन भरे पड़े हैं। बड़ी पुरातात्विक खुदाइयों में इस प्रकार के बर्तन मिलते हैं। ये इनका विस्तार क्षेत्र है, इस तरह से ये पाए गए हैं। यानी एक तरह से लगभग पूरे भारत में ये बर्तन फैले हुए हैं। ओके, अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब बात आती है कि ये बर्तन जब इतने क्षेत्रों में मिले हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं मिले हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में ये बर्तन मिले हैं, तो ये बर्तन किस संस्कृति को व्यक्त कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति को बता रहे हैं, किस प्रकार की मानव बसावट को, मानव सभ्यता को ये बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक प्रकार के बर्तन एक प्रकार की संस्कृति को बताते हैं, लेकिन यह फार्मूला यहां काम नहीं करेगा। एक प्रकार के बर्तन, एक स्वरूप के बर्तन एक प्रकार की संस्कृति को बताते हैं, लेकिन यदि वह एक क्षेत्र में हो तो, या परस्पर संबद्ध क्षेत्र में हो तो, ऐसे क्षेत्र जो एक दूसरे से मिले हो, उनके साथ अगर ये जुड़े हो तो सामान्यतः एक संस्कृति को बताएंगे। लेकिन काले लाल मृदभांड के साथ यह सिद्धांत कार्य नहीं करता है, यहां इतिहास का व्याकरण बदल जाता है। अलग अलग क्षेत्र में ये बर्तन मिले हैं, स्वरूप इनका एक जैसा है, लेकिन यह अलग अलग सांस्कृतिक समूह के साथ जुड़े। देखिए क्या है
ये बर्तन स्वरूप में एक जैसे हैं, लेकिन स्थान अलग है। स्थान की भिन्नता के कारण ये अलग अलग सांस्कृतिक समूह के साथ जुड़े हैं, यानी यह किसी एक संस्कृति के समूह के साथ नहीं जुड़े हैं, ये अलग अलग सांस्कृतिक समूह के साथ जुड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सांस्कृतिक समूह के साथ संबद्ध है। इसका मतलब हुआ, मैं आगे भी बात करूंगा कि जैसे गुजरात में ये बर्तन पाए गए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये बर्तन पाए गए, तो जहां से ये बर्तन पाए गए वहां और भी बर्तन हैं, वो दूसरे स्वरूप के बर्तन हैं। बिहार में ये बर्तन पाए गए, दूसरे स्वरूप के बर्तन हैं। आगे इस चीज की बात करते हैं। बात हो रही है कहीं से भाई, किसी की आवाज आ रही है? माइक को ऑफ करें। क्लास में बैठे तो पूरा माइक ऑफ करें और अपने घर वालों को भी सचेत कर दें। तो ये बर्तन अनेक अलग संस्कृति के साथ जुड़े हैं, इनकी अपनी संस्कृति है। वो क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये बर्तन जहां पाए गए वहां और भी बर्तन पाए गए, यानी ये अलग अलग संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे गुजरात में जब ये बर्तन पाए गए हैं तो इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है और जो संस्कृति उत्पन्न होती है उन संस्कृतियों के साथ ये बर्तन पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद जो बर्तन मिलते हैं उसे लाल गुलाबी बर्तन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन कैसे थे? चमकदार काले लाल गुलाबी। तो चमकदार काले लाल गुलाबी बर्तन खत्म होने लगते हैं तो उसके स्थान पर लाल गुलाबी बर्तन आते हैं। उन्हीं लाल गुलाबी बर्तनों के साथ काले लाल मृदभांड भी मिल जाते हैं, जैसे रंगपुर, जैसे देसलपुर, जैसे रोजदी। ये वे स्थान हैं जहां पर, जैसे हड़प्पा में भी एक स्थान है कब्रिस्तान यच के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर लाल गुलाबी बर्तन भी मिलते हैं और काले लाल मृदभांड भी मिलते हैं। तो लाल गुलाबी बर्तन सिंधु सभ्यता से जुड़ा बर्तन है, यानी उसी के पतन के बाद विकसित हुआ है। और जो काले लाल बर्तन है वो एक नई सांस्कृतिक समूह को बताते हैं, लेकिन वो उसी के साथ जुड़ गए हैं, उसी के साथ संबद्ध है। जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण सभ्यता का स्थान है, जैसे कैथा है, मालवा है, बनास है, अहाड़ है। तो वहां ताम्रपाषाण सभ्यता के साथ ये बर्तन जुड़े हुए हैं। कैथा में भी काले लाल मृदभांड मिलते हैं, मालवा में भी काले लाल मृदभांड मिलते हैं, अहाड़ में भी काले लाल मृदभांड मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में पीजीडब्ल्यू बर्तन के साथ ये बर्तन मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो गंगा घाटी है उसमें पीजीडब्ल्यू बर्तन मिलते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। पीजीडब्ल्यू बर्तन उत्तर वैदिक काल का बर्तन है। तो इन बर्तनों के साथ काले लाल मृदभांड मिलते हैं, यानी पीजीडब्ल्यू वैदिक सभ्यता का बर्तन है और उस वैदिक सभ्यता के साथ काले लाल मृदभांड मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये वैदिक सभ्यता के साथ जुड़े बर्तन हैं। बिहार में जब ये बर्तन मिलते हैं तो एनबीपीडब्ल्यू के साथ मिलते हैं। एनबीपीडब्ल्यू का आशय गौतम बुद्ध काल, महाजनपद काल आप जानते हैं, यानी उस सभ्यता के साथ ये बर्तन जुड़े मिलते हैं। तो कहीं ये आर्यों के साथ जुड़े मिलते हैं, कहीं ये गौतम बुद्ध वाली सभ्यता महाजनपद काल के साथ एनबीपीडब्ल्यू के साथ जुड़े मिलते हैं, जो बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग करने वाली सभ्यता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ये ताम्रपाषाण से जुड़े बर्तन मिलते हैं। गुजरात के क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ इनका जुड़ाव दिखाई देता है। तो ये रहा उत्तर भारत की स्थिति। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ये बर्तन स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। स्लाइड आगे बढ़ गई हमें लगता है। इसको बहुत गंभीरता से समझें। दक्षिण भारत में ये बर्तन स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। आदिचनल्लूर हुआ, ब्रह्मगिरी हुआ, इन स्थलों पर काले लाल मृदभांड मिलते हैं, दूसरे मृदभांड नहीं मिलते हैं। यानी वहां एक विशेष सभ्यता है जिसको हम काले लाल मृदभांड की सभ्यता, कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड की सभ्यता कह सकते हैं। तो वहां स्वतंत्र सभ्यता के रूप में मिलते हैं।
बिहार में NBPW के साथ जुड़ करके मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता के साथ जुड़कर मिलते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के साथ जुड़कर मिलते हैं, और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के साथ ये जुड़े हुए बर्तन हैं। या आप देख कर पा रहे हैं कि ये बर्तन भिन्न भिन्न स्थलों से मिलते हैं, और ये इनकी अपनी संस्कृति है, लेकिन ये दूसरी संस्कृति के साथ भी जुड़कर मिलते हैं। ओके, ये रहा अलग अलग संस्कृतियों के साथ इनकी संबद्धता। अब बात आती है, ये दूसरे के साथ जुड़कर मिलते हैं, तो ये स्वयं कौन है? वे कौन लोग थे जिन्होंने काले लाल मृदभांड बनाए? उन्हें हम किस सभ्यता का नाम दे सकते हैं? इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बर्तन अलग अलग सांस्कृतिक समूह या प्रजातिक समूह को व्यक्त करते हैं। यानी जो पहली लाइन हमें मिलती है, यह कहना कि कोई एक सभ्यता के लोग काले लाल मृदभांड बनाए, इतिहास की दृष्टि से समुचित नहीं है। मैं इसे अनुचित नहीं कह रहा हूं, समुचित नहीं है। जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सभी जो इधर उधर फैले हैं, वे सभी एक ही प्रजाति के लोग हैं, एक ही सांस्कृतिक समूह के लोग हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो यह अलग अलग सांस्कृतिक समूह या प्रजाति समूह को व्यक्त करते हैं। यानी गुजरात में ये किसी दूसरी संस्कृति के लोग हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ये कोई और हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में ये कुछ अलग हैं, दक्षिण भारत में अलग है। तो इस तरह से ये ले अलग अलग सांस्कृतिक समूह को व्यक्त करते हैं और एक साथ रहते हैं, यह भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि ये गुजरात में ये बर्तन है, बिहार में ये बर्तन है, उत्तर प्रदेश में ये बर्तन है, तो ये जो भी है इसका मतलब हुआ कि ये लोग यहां से उठकर वहां तक गति करते हैं। यह सांस्कृतिक प्रवचन को व्यक्त करता है, यानी इस संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के दूसरे स्थलों पर जाते हैं। यानी प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कृतिक समूह या प्रजातिक समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसते रहे। ये कोई नई बात भारत के लिए नहीं है, ये आदिम काल से ही दिखाई दे रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस रही थी। तो तीन चीजें हमें मिली, ये अलग अलग संस्कृति समूह को व्यक्त करते हैं, दूसरा ये प्राजातिक और सांस्कृतिक समन्वय को व्यक्त करते हैं, और फिर जनसंख्या के प्रवचन को व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष क्या हम कह सकते हैं कि कृष्ण लोहित मृदभांड किसी एक सभ्यता से संबंधित नहीं थी, अलग अलग सांस्कृतिक समूह या प्रजाति के लोग इसमें सम्मिलित थे। यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अलग अलग लोग इस प्रकार के मृदभांड बनाने की कला से परिचित थे। अगली स्लाइड देखते हैं। मुख्य रूप से देखें तो कृष्ण लोहित मृदभांड को दो रूपों में बांट सकते हैं। इन प्रकार की जो सभ्यता है इसको हम दो मुख्य रूप से, है तो अनेक रूप, लेकिन दो रूपों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत में अगर बात करें तो यह सभ्यता कृषि आधारित जीवन है, कृषि आधारित सभ्यता थी, और बहुत कुछ ताम्रपाषाण सभ्यता है। उत्तर भारत में बात करें तो कृष्ण लोहित मृदभांड कृषि आधारित सभ्यता है और ताम्रपाषाण सभ्यता है। कुछ स्थलों पर यह लोहे के साथ जुड़ी है। फिर से ध्यान देना, यह लोहे के साथ जुड़ी है, यह स्वयं उत्तर भारत में लोहे का प्रयोग करने वाली सभ्यता नहीं मानी जाती। जैसे पीजीडब्ल्यू के साथ जुड़ी है, तो पीजीडब्ल्यू बर्तन का संबंध लौह प्रयोक्ता संस्कृति है, लोहे का प्रयोग करने वाली संस्कृति, और ये बर्तन उसी के साथ जुड़े हैं। लेकिन इन बस्तियों में हमें लोहा नहीं मिलता है। जहां कृष्ण लोहित मृदभांडों का ढेर मिलता है वहां लोहा नहीं है, और जहां पीजीडब्ल्यू का ढेर मिलता है वहां लोहा मिल जाता है। तो यानी पीजीडब्ल्यू के साथ लोहा है, कृष्ण लोहित के साथ लोहा नहीं है। यह सभ्यता ताम्रपाषाण, तकनीकी रूप से ताम्रपाषाण सभ्यता उत्तर भारत में और कृषि आधारित सभ्यता है। दक्षिण भारत में चलते हैं।
दक्षिण भारत में भी कृषि आधारित सभ्यता है, लेकिन एक चमत्कारिक अंतर है, इतिहास की दृष्टि से अत्यंत विस्मयकारी है कि दक्षिण भारत में कृष्ण लोहित मृदभांड सभ्यता लौह प्रयोक्ता संस्कृति है, वे स्वयं लोहे का प्रयोग करते हैं। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति है, दक्षिण भारत में लौह संस्कृति है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं इसके अंतर को? यही बर्तन उत्तर भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति है और यही बर्तन दक्षिण भारत में लौह संस्कृति का रूप है। दक्षिण भारत में एक सभ्यता पहले से आप पढ़ चुके हैं, महापाषाण संस्कृति। दक्षिण भारत में काले लाल मृदभांड या कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड या ब्लैक रेड मृदभांड, जिसे BRW कह रहे हैं, वह महापाषाण संस्कृति का बर्तन है, महापाषाण संस्कृति के लोगों का बर्तन है। ये आप पढ़ भी चुके हैं कि दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति क्या है। महापाषाण संस्कृति संक्षेप में अगर हम देखें तो क्या है, यह नामकरण गार्डन चाइल्ड ने किया था। पाषाण खंड निर्मित स्मारक है। महापाषाण क्या है? महापाषाण हथियार नहीं है। पाषाण काल हथियार के नाम है कि पाषाण के हथियार है, लेकिन महापाषाण क्या है? हथियार नहीं है। यह पाषाण खंडों से निर्मित स्मारक है जो मृतकों को दफनाने के लिए या उसकी समाधि पर स्मारक बनाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। किसी का भी माइक ओपन नहीं होना चाहिए, किसी का भी माइक ओपन नहीं होना चाहिए बेटा। आपको प्रश्न पूछना हो तो पहले इंडिकेशन करिए, रिएक्शन डेवलप करिए, उसके बाद आप माइक ओपन करके प्रश्न कर सकते हैं। जो मृतकों को दफनाने के लिए या उनके स्मारक बनाने के लिए किए जाते हैं, वर्तमान में ये सामान्य संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन सभी स्मारक पत्थर के नहीं है। यानी कई ऐसे स्मारक है जहां पर क्या किया गया, घड़े में अस्थि अवशेष रख दिया गया, वही महापाषाण बन गया। नाम महापाषाण है, हो सकता वो पत्थर न हो। यही तो प्रश्न आपका था कोमल जी। जैसे अस्थि कलश भी है, वो भी महापाषाण के नाम से जान लिया जाता है। 100 मंजूषा है, यानी कोई पेटिका है जिसमें 100 को रख दिया गया, वह भी महापाषाण के नाम से जान लिया जाता है। देख लीजिए, महापाषाण स्मारक है। एक बार आप इसको पढ़ भी चुके हैं, हम आपको केवल विजिट करा रहे हैं। संक्षेप में देख लीजिए ताकि आप इस टॉपिक के साथ इस टॉपिक को कोरिलेट कर सके। जो दक्षिण भारत का महापाषाण संस्कृति है वह वास्तव में काले लाल मृदभांड की संस्कृति है। ये देखिए किस तरह के स्मारक बने हैं इधर उधर। ये देखिए, ये कब्र नहीं बनी है, जहां कर्सर मेरा चल रहा है ये कब्र नहीं है, बस केवल पत्थर खड़े कर दिए गए हैं। यहां पर देखिए कब्र बनी है, कक्ष के अनुसार की कब्र बनी है। ये देखिए, इन महापाषाण कब्रों के अलग अलग नाम है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जैसे डोलेमन समाधि आयताकार मेज की तरह से होती है। संगोरा समाधि, जमीन में गड्ढा खोद करके अस्थि अवशेष दफना दिया जाता है। छत्रशिला समाधि, कोई मानव समाधि है, उसके ऊपर छत्र बना दिया गया है, वो भी पत्थर का है। फणशिला समाधि, गड्ढा खोदा गया है और उसके ऊपर एक गोल पत्थर रख दिया गया, इसे फणशिला समाधि कहते हैं। पाषाण स्तंभ, केवल एक पत्थर खड़ा कर दिया गया, आपने चित्र देखा था। गुफा समाधि, कोई पत्थर की पहाड़ की गुफा है उसमें दफना दिया गया, गुफा समाधि के नाम से। अंत्येष्टि कलश, मिट्टी के पात्र में अस्थि अवशेष रख करके दफना दिया गया, वह भी महापाषाण कब्र के नाम से जाना जाता, जबकि वो पत्थर का नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की महापाषाणिक अवशेष है, महापाषाणिक स्मारक है, महापाषाण संस्कृति के स्वरूप है, उनके नाम है। इनके साथ दक्षिण भारत में जुड़ा हुआ काले लाल मृदभांड मिलते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में काले लाल मृदभांड लौह प्रयोग का संस्कृति है, जैसे ब्रह्मगिरी है, मास्की है, संगड़कल्लू है, पिकलिहल है, नरसीपुर, नागार्जुन कोंडा, सिगड़पल्ली, पलवाय, आदिचनल्लूर, पिकलम, ये सारे नाम है दक्षिण भारत के जहां पर इस प्रकार के अवशेष पाए गए हैं और यहां पर काले लाल मृदभांड पाए गए हैं। नील कृष्ण लोहित मृदभांड पाए गए हैं, कृष्ण मार्जित लाल मृदभांड हैं। यानी दक्षिण भारत में ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और लौह संस्कृति के अंतर्गत, लौह प्रयोक्ता संस्कृति के अंतर्गत, यानी ये लौह काल है। और उत्तर भारत में यही ताम्रपाषाण काल है। डिफरेंस पकड़ने का प्रयास करिएगा।
ये जो विशेषता महापाषाण की विशेषता है ये आप जान चुके हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। यानी कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। यहाँ 33 प्रकार के उपकरणों का प्रमाण मिला है। आप देख चुके हैं कैसे कैसे उपकरण है। पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान से भी यह परिचित है। यानी उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की कृष्ण लोहित संस्कृति अत्यंत विकसित संस्कृति है। चावल की खेती का प्रमाण यहाँ मिलता है, यहाँ तालाब निर्माण का प्रमाण मिलता है, यहाँ अस्थायी बसावट है, पशुपालन का प्रमाण मिलता है। और दक्षिण भारत की जो तिथि है वो 1000 बीसी से 700 बीसी के बाद मध्य मिलती है। आगे चल करके पूरे हम कृष्ण लोहित मृदभांड की तिथि का भी अवलोकन करेंगे, उसको भी देखेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हम फिर आ जाते हैं कि अब BRW के साथ हम क्या निष्कर्ष निकालें। इतना हमने पढ़ लिया, इतना सारी चर्चा कर ली, तो निष्कर्ष क्या निकला? कृष्ण लोहित मृदभांड सांस्कृतिक विविधता से जुड़े हैं, यानी वो अनेक संस्कृतियों को व्यक्त करते हैं और अनेक संस्कृतियों के साथ रहते हैं। इनका संबंध सिंधु सभ्यता से है या उसके पतन के बाद की सभ्यता से भी है। PGW के साथ जुड़े हैं तो PGW का मतलब आर्य सभ्यता से जुड़े हैं। महापाषाण सभ्यता से जुड़े हैं, महापाषाण सभ्यता द्रविड़ सभ्यता है, दक्षिण भारत की सभ्यता है, यानी काले लाल मृदभांड द्रविड़ सभ्यता से जुड़े हैं। अब इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि कृष्ण लोहित मृदभांड भारत में आर्य सभ्यता से भी जुड़े हैं, अनार्य सभ्यता से भी जुड़े हैं और द्रविड़ सांस्कृतिक समूह के साथ द्रविड़ सभ्यता से भी जुड़े हैं। भारत में मूल रूप से 3 ही सभ्यताएं पाई जाती हैं जिनका साहित्य में उल्लेख मिलता है। कोई आर्य सभ्यता है, कोई अनार्य सभ्यता है और एक को हम द्रविड़ सभ्यता के नाम से भी कह सकते हैं। द्रविड़ सभ्यता जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में है। तो काले लाल मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड इन तीनों सभ्यताओं से जुड़े हैं। तीनों सभ्यताओं से जुड़े हैं। लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान का हमारा अध्ययन है, अभी तक जितना शोध हो पाया है, कृष्ण लोहित मृदभांड के लोग स्वयं किस रूप के माने जाएं, इसको कह पाना या इसका सर्वमान्य उत्तर दे पाना कठिन है। किसी एक विचारधारा पर विद्वान अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि वेदों में, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, बहुत सी अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है जो कबीले हैं। ये बर्तन उन कबीलों के हैं। आर्यों के साथ वे कबीले हैं जो अनार्य कबीले हैं, जिनका आर्यों से संघर्ष रहा। ये बर्तन उनके हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत में एक वंश है जिसका नाम यदु है। ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, यदुवंश, यदु कबीला। यही चल करके यादव कबीला बना, जिस कबीले का संबंध कृष्ण से था। ये बर्तन यादव वंश, यादव कबीले के हैं, यदु कबीले के हैं। प्राचीन काल में, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं और जो आपके क्लास की सीमा से बाहर है, तो आपके क्लास की मर्यादा का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर इतिहास में अभी मैं नहीं मान के चल रहा हूं कि आगे बढ़ पा रहा है। ईश्वर करें बौद्धिक स्तर बढ़े और मैं आपसे ये सारी चर्चा कर सकूं, लेकिन अभी लिमिट है हमारे भी और आपके भी समझने की। हमें कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे समझोगे तो ये धीरे धीरे बातें हम आपको बताएंगे। तो जो अलग अलग विद्वान कहते हैं, मैं बार बार उससे बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन थोड़ा संकेत करना अनिवार्य था क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा रह जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भाई यदु कबीले का मृदभांड है। प्राचीन काल में आभीर वंश जो था, यादव वंश जो था, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गत किया। आप जानते हो कहां, मथुरा में था, फिर द्वारिका में चला गया। ये तो आप जानते हैं ना, कृष्ण की कहानी आप पूरा जानते हैं। फिर वो महाराष्ट्र में चला गया, वहां भी आभीर वंश का प्रचार बना, वहां से वो दक्षिण भारत चला गया। यही एक ऐसा वंश है, यही ऐसा कबीला है जो पूरे भारत में गति करता रहा। उसी का
माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, ये उनका बर्तन है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, वैदिक सभ्यता में या वेदों में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख है उनके बर्तन है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, द्रविड़ सभ्यता के लोगों ने स्वतः ये बर्तन बनाए हैं, ये उनकी तकनीकी है। तो हम किसको माने? एक विद्यार्थी के रूप में हम सबको जाने। फिर मैं कह रहा हूं, एक विद्यार्थी के रूप में इन सभी को हमने जाना, लेकिन हम किसको माने? तो सिर्फ यह कह सकते हैं कि अभी कोई सर्वमान्य मान्यता उपलब्ध नहीं है कि हम किसी एक को माने। जाने सबको, किसी एक को माने विद्यार्थी के रूप में हमारे लिए यह अभी कठिन है। हाँ, वर्तमान में एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है और उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे बात भी कर चुका हूं संदर्भ में। जो प्राचीन मानव अवशेष मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं, यानी पूरा मानव जीवाश्म मिल रहा है, उसका जीन विश्लेषण किया जा रहा है। यानी पीजीडब्ल्यू बर्तन के साथ जो मानव जीवाश्म मिला है, वहां से जो अवशेष मिले उसका जीन निकाला जाए, उसके जीन का अध्ययन करें। कृष्ण मार्जित मृदभांड के साथ जो मानव जीवाश्म मिल रहा है वहां से जीन निकाला जाए। सिंधु सभ्यता में जो मानव जीवाश्म है, मानव अवशेष, वहां का जीन अध्ययन किया जाए। महापाषाण संस्कृति के जो मानव अवशेष है उनका जेनेटिक विश्लेषण किया जाए। और इन सभी जेनेटिक विश्लेषण को जब परस्पर मिलाया जाए तो ये मानते हैं और ये मान करके चला जा रहा है कि कोई ना कोई एक सर्वमान्य हल निकल सकता है और भारत की सभ्यताओं को समझने में उसमें बड़ी मदद मिल सकती है और इस संदर्भ में इतिहास को एक नई दिशा मिल भी सकती है। इस दिशा में शोध हो रहा है, लेकिन अभी यह शोध इस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि हम आपको कोई एक नई दिशा बता दें। राखीगढ़ी से इस प्रकार का एक शोध प्रकाशित हुआ है, लेकिन मैं उस शोध की चर्चा नहीं करूंगा। उस शोध को मैंने भी पढ़ा, उस शोध की चर्चा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों की आपत्ति, और आपत्ति उन लोगों की है जो इतिहास के बड़े ही धुरंधर विद्वान हैं, तो मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, बट आपको सचेत कर रहा हूं कि हाँ, जिस दिशा में ये शोध चल रहा है, ये शोध इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से आर्य सभ्यता, अनार्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, उसी के साथ काले लाल मृदभांड का एक सूत्र मिलेगा। और चाहे जो सूत्र मिले, अभी हम क्या समझते हैं कि एक ऐसा मानव समुदाय, एक ऐसा मानव सांस्कृतिक समुदाय है जिसका संबंध आर्य सभ्यता से भी जुड़ सकता है, जिसका संबंध द्रविड़ से भी जुड़ता है, जिसका संबंध अनार्य से भी जुड़ता है, जिसका सिंधु सभ्यता से भी जुड़ता है, जिसका दक्षिण भारत से भी जुड़ता है, जिसका लौह काल से भी जुड़ता है, जिसका ताम्रपाषाण से जुड़ता है। यह एक बड़े सांस्कृतिक समूह या बड़े सांस्कृतिक विविधता को व्यक्त करने वाला मृदभांड है। यहीं पर यह लेक्चर समाप्त किया जाता है। जो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी उसे जरूर नोट किए होंगे, और फिर जो कुछ बातें आपकी जिज्ञासा में हो उनका प्रश्न लिया जाए, प्रश्न के आधार पर आपसे बात की जाए कि वो क्या है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप पूछना चाहते हैं। हाँ जी अनामिका जी बोले। सर, जनसंख्या प्रवचन क्या होता है? जनसंख्या का एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर जाना, एक क्षेत्र से निकल करके दूसरे स्थान पर बसना, जिसके जनसंख्या प्रवचन कहते हैं। ओके, इसे प्रवसन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे माइग्रेशन कहते हैं। जैसे बिहार के लोग निकल करके उत्तर भारत में जाके बस गए, या बिहार के लोग निकल करके अमेरिका में बस गए, उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश या आपके गांव घर के लोग निकल करके रोजगार के लिए, कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए निकल करके, नौकरी के लिए निकल करके मध्य प्रदेश चले गए, झारखंड चले गए, बंगाल चले गए, गुजरात चले गए। इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या का माइग्रेशन। या अभी आपने देखा कि कोरोना काल में एंटी माइग्रेशन हुआ। पूरी इतिहास में, पूरी दुनिया में यह देखा गया कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसा होता है ना, कोई अपने गांव से निकला तो शहर क्षेत्र में बसने का प्रयास करेगा, नगरीय क्षेत्रों में बसने का प्रयास करेगा। लेकिन कोरोना संकट के दौरान कोविड-19 का जो महामारी पेंडेमिक कंडीशन बनी, उसमें एक एंटी माइग्रेशन दिखाई दिया कि शहरी क्षेत्रों से लोग निकल करके अपने गांव के लिए बात करते थे। पहले एक कहावत चलती थी, ले लगता चल कलकत्ता, अर्थात आप चाहे जैसे हो कलकत्ता चलिए, वहां जीविका मिलेगी। अब ले लगता चल अलबत्ता,
कहीं चल लेकिन यहाँ ना रह। अभी लोगों ने क्या किया, जैसे पाए कहीं पैदल चल दिए, कहीं साइकिल से चल दिए, कोई ऑटो पर चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया, ऐसा लोगों ने किया ना। तो जी इसको कह सकते हैं ले लत्ता चल अलबत्ता। अलबत्ता का माने इसके अतिरिक्त, यानी बंगाल से अगर चलेंगे तो कलकत्ता में नहीं बसेंगे, कहीं और बसेंगे। अहमदाबाद से चले, बंबई से चले तो बॉम्बे में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, एनसीआर में नहीं रहेंगे। वैसे किसी से कहा जाए तो चलो भाई एनसीआर में बड़े अच्छे से बसेंगे, लखनऊ में नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग सुल्तानपुर से भाग करके भी माइग्रेट होकर अपने गांव में चले गए, उनमें मैं भी एक था कि मैं भी कुछ समय तक के लिए गांव में डेरा बनाया अपना। तो समझ में आ गया माइग्रेशन क्या होता। जी सर। और कोई क्वेश्चन? मनोज जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ठीक बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में आया। ये टॉपिक जटिल था, सामान्य टॉपिक नहीं है। मैं बचना चाह रहा था इससे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बचना आपके लिए अन्याय होगा। सर ये टॉपिक पूरा हिला के रख दिया। हिला के रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं। अगर आपको जरा सा भी असुविधा होगी तो मैं इसकी वीडियो कल ही लोड कर दूंगा। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिए और जो भी जिज्ञासा होगी मुझसे चर्चा करिए। हाँ जी बोले। सर राखी गढ़ी का वो क्या शोध था? राखी गढ़ी का एक शोध प्रकाशित हुआ है कि वहां से देखो, वहां वर्तमान में खुदाई चल रही है और वहां जो मानव अवशेष मिला है उसका जीन कोड जो है प्रकाशित किया गया है। तो जो जीन कोड प्रकाशित किया गया है, जो अनेक पुरानी मान्यताएं थी उनका विरोध करता है, उसको तोड़ता है, उसको खंडित करता है। मैं बचना चाह रहा हूँ इस चर्चा से, क्योंकि ये चर्चा अभी आपके स्तर की नहीं है बेटा। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी एक प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चर्चा एक क्रम से, जब ये चर्चा होगी एक क्रम से होगी तभी आप समझ पाएंगे। फुटकर में चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेरी रुचि है, आप ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर जैसे हमें सभी पाषाण काल जो सब हैं, जैसे पूरा पाषाण काल खत्म होता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण, ये महापाषाण काल कहाँ रखा जाए? मतलब किस महापाषाण काल तो लौह काल है ना बेटा, तो इसको लास्ट में रखा जाए। लौह काल है, ताम्रपाषाण काल के बाद ही तो लौह काल आएगा। कंस्य काल आया, ताम्रपाषाण आया, फिर ताम्रपाषाण के बाद लौह काल आया। ठीक, हमने तो कालक्रम बता दिया, 1000 बीसी के बाद ये कालक्रम शुरू होता है। ओके बेटा, यस क्लास को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, या जैसा भी होगा कल हम यात्रा में रहेंगे और जिस तरह की सूचना होगी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक, अगर हम समय से पहुंच गए गंतव्य पर और वहां नेटवर्क ने सपोर्ट किया तो हम कैरी करेंगे अपना क्लास, तो हम लेकर के चलते हैं साथ में, तो हम कैरी करेंगे ये सारी चीजें। और अगर वहां नेटवर्क ने सपोर्ट कर दिया तो क्लास जहां रुक जाएंगे वहीं से शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मान लिया बाहर जा रहे हैं तो व्यस्तता रहेगी तो क्लास व्यवधान में ना आए। 1 घंटा आधा घंटा तो हम क्लास मैनेज करेंगे। ओके बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।